Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक हमने देखा मार्केट के अंदर एक करीब निफ्टी में 400 पॉइंट और करीब 1200-1300 पॉइंट जो है बॉम्बे में एक अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिली। रीज़न बड़ा साफ, यूएसए जो वर्ल्ड की बिगेस्ट इकॉनमी है उसको डाउनग्रेड किया है फिच ने। अब यूएस जो है, यूएस की इकॉनमी बहुत टाइम से स्ट्रगल तो कर रही थी, ये हम सबको पता है। पीछे ये भी आया था कि भैया जून तक जो है शायद जो यूएस है वो डिफ़ॉल्ट कर देगा, क्योंकि उनके यहाँ पर इतना ज़्यादा कर्ज है कि जितना उनके पास इनफ्लो नहीं है, जिसकी वजह से ये लग रहा था कि यूएस जो है वो डिफ़ॉल्ट करेगा जून में। लेकिन इसमें इंटरवीन किया गया और उसके बाद इसकी जो सीलिंग है, क्रेडिट सीलिंग है, उसको बढ़ाया गया और किसी तरह उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया, उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को टेम्परेरली ख़त्म करना वो ख़त्म नहीं होती है, तो शायद अभी भी एक डर लगातार बना हुआ है यूएस इकॉनमी के लिए। और इसको देखते हुए फिच ने यूएस की जो रेटिंग है, जो AAA रेटिंग थी, उसको AA रेटिंग प्लस AA+ की रेटिंग करी है, डाउनग्रेड किया है और इसका सीधा असर हमको देखने को मिला है मार्केट में। तो दोस्तों, मैं अभी कल ही हमारे वैशाली के अंदर जो एक यूडिटियस हमारा सेशन चलता है उसमें मैं बात कर रहा था स्टूडेंट से, तब ये बात आई कि सर ये जो न्यूज़ होती है इसका किस तरह से इफ़ेक्ट मार्केट के अंदर आता है और कौन सी न्यूज़ के ऊपर निफ्टी कितना रिएक्ट करेगा। अब ये न्यूज़ आई कि भाई यूएस की रेटिंग को कम कर दिया, तो अब निफ्टी कितना गिरेगा, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है। इसी सवाल से एक जवाब निकल के आया, उसके लिए मैंने एक आज आपके लिए टाइटल बनाया, निफ्टी की क्या परिभाषा है। अब निफ्टी की परिभाषा आप मेरे से ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मैं आपको कहूँगा कि भैया निफ्टी क्या है। निफ्टी के जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं उनकी वेटेज के हिसाब से वो जितना बढ़ते हैं कितना गिरते हैं उसको हिसाब से निफ्टी जो है वो तोला जाता है। ये तो है किताबी भाषा। लेकिन अब निफ्टी की जो एक परिभाषा है जिसको हम बोलते हैं व्यवहारिक परिभाषा क्या है। दोस्तों, निफ्टी की अगर मैं व्यवहारिक परिभाषा की बात करूं तो निफ्टी एक तराजू है, एक तोलने की मशीन है। और ये किसको तोलता है? ये दुनिया में सबसे मुश्किल चीज़ को तोलता है। वो है न्यूज़, वो है डेटा कि किस तरह की न्यूज़ आई है। अगर एक न्यूज़ अच्छी आई है तो निफ्टी बढ़ रहा है। निफ्टी मतलब आप इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो सेंसेक्स हो, डाउ जोन्स हो, चाहे निफ्टी हो। तो न्यूज़ अच्छी है तो इंडेक्स बढ़ रहा है, न्यूज़ बुरी है तो इंडेक्स गिर रहा है। लेकिन अब अगर एक न्यूज़ अच्छी है तो कितना बढ़ेगा इंडेक्स, और एक न्यूज़ बुरी है तो कितना गिरेगा इंडेक्स, इसको तोलने का काम करता है। और ये तोलना सबसे मुश्किल काम होता है। दोस्तों, हम किसी भी चीज़ का भार को तोल सकते हैं। ये लैपटॉप पड़ा है, इसको तोल सकते हैं, मुझे तोल सकते हैं, आपको तोल सकते हैं, एसी को तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तो तोल सकते हैं। लेकिन हम किसी इमोशंस को कैसे तोलें? इमोशंस को तोलता है निफ्टी कि किस तरह से। अगर यूएस के अंदर एग्जाम्पल के लिए, यूएस में ये खबर आई कि यूएस की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको कम किया, निफ्टी वहाँ से जो है फ़ौरन गिरना शुरू हुआ। नीचे जो है निफ्टी करीब 300 पॉइंट नीचे आ गया। उसके बाद अगले दिन लोगों को समझ में आया कि नहीं यार, इतना बड़ा इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, चल रेटिंग ही तो कम करिए, AAA से AA+ करिए, तो इतना नहीं गिरना चाहिए, इसको वापस ठीक करो। फिर वो वापस थोड़ा सा मार्केट ऊपर हुआ। उसके बाद में लगा कि नहीं यार, ये जो रेटिंग ख़राब हुई है इससे और भी बड़े इफ़ेक्ट आ सकते हैं। उसके बाद एक खबर और आ गई, क्या आ गई कि जॉब डाटा जो है वो बहुत बढ़िया नहीं है। लेकिन साथ में एक खबर और आ गई कि जॉब डाटा, जो वेजेस हैं वो बहुत बड़े हैं। अभी भी जो एवरेज वेज है यूएस का जो डाटा आया है वो अभी भी बढ़ के आया। अब अगर एवरेज वेज डाटा बढ़ के आया है तो इसका मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, अब वो फिर से ज़्यादा खर्च करेंगे।
ज़्यादा खर्च करेंगे, इन्फ्लेशन फिर से ऊपर आएगी और उसको कंट्रोल करने के लिए फेड तो तैयार बैठा है अपना डंडा लेके कि सितंबर में जो मीटिंग है 25 बेसिस पॉइंट और बढ़ाएंगे। तो ये एक डर और बढ़ा, फिर पता लगा और निफ्टी ने उस डर को, उस इमोशन को और तोला, निफ्टी और नीचे गई। तो दोस्तों निफ्टी क्या, एक आम व्यवहारिक भाषा में निफ्टी जो है न्यूज़ और डेटा को तोलने की एक मशीन है, बहुत अच्छे ढंग से तोलती है। जैसे किसी को लगता है कि कोई न्यूज़ बहुत बुरी आई है तो निफ्टी एकदम नीचे आता है, शायद उस समय लोगों को पता ही नहीं होता कि यार इस न्यूज़ का वजन कितना है। बाद में निफ्टी जब लोग उसको एनालाइज करते हैं कि नहीं, इसका वजन इतना नहीं था कि जितना हमने मार्केट को गिरा दिया या जितनी सेलिंग हो गई है या जितना निफ्टी नीचे आ गया है, उसके बाद निफ्टी फिर से ऊपर आता है। तो ये एक वेइंग मशीन की तरह काम करता है। तो मेरे ख्याल में शायद समझ में आया होगा इसकी व्यवहारिक परिभाषा। शायद आपको ये वाली चीज़ें कोई नहीं बताएगा और इसीलिए शायद आप लोग YouTube चैनल पे IFMC के साथ जुड़े रहते हैं कि शायद कुछ व्यवहारिक, कुछ अलग चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड, तैयारी अगले सप्ताह का। कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहती हैं, बताता रहता हूँ और एक शेयरिंग होती है, जो मेरी क्लास में शेयरिंग होती है वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं YouTube के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप लोगों तक वो छोटी छोटी बातें पहुंचाता रहूं। फाइनली निफ्टी बंद हुआ है फ्राइडे को 19,650, करीब 100 पॉइंट वीकली बेसिस के ऊपर डाउन होके बंद हुआ है। क्रूड बंद हुआ है 6760, करीब 160 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। 59500 पे गोल्ड बंद हुआ है 100 पॉइंट ऊपर। तो गोल्ड और क्रूड के अंदर कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई है, हालांकि निफ्टी थोड़ा बहुत नीचे ज़रूर आया है। अगर मैं लास्ट वीक की फोरकास्ट की बात करूं तो हम डेली के ऊपर बेरिश थे और वीकली और मंथली के ऊपर हम बुलिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और देखते हैं कि यूनिटीएस लेवल्स को मार्केट ने कितना सम्मान दिया। मैं आ गया हूं कैंडल चार्ट्स के ऊपर। मंथली सपोर्ट था 19,246, वीकली सपोर्ट था 19,612 और डेली रेजिस्टेंस था 19,660। और मैंने यहां पर बहुत क्लियर तौर पे बोला था कि अगर 19,660 के ऊपर मार्केट रहता है तो ही इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स बाइंग का ट्रेड करेंगे। और पहला दिन ये था मंडे को खूब अच्छा मौका मिला हमारे ट्रेडर्स को। ये देखिए एक ग्रीन कैंडल जो कि ओपन हुई रेजिस्टेंस के ऊपर, इंट्राडे पैरामीटर्स भी बुलिश थे और इसके अंदर जब भी जो भी हमने काम किया होगा वो हम प्रॉफिटेबल रहे। लेकिन ट्यूसडे को गैप अप ओपनिंग हुई और साथ में डाउनवर्ड, शुरू से ही मार्केट के अंदर एक डाउनवर्ड मोमेंटम दिखना शुरू हो गया। इसलिए हम यहां से आउट रहे, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर तो मार्केट था लेकिन यूनिटीएस के जो इंट्राडे लेवल्स थे वो निफ्टी को डाउनवर्ड बोल रहे थे। तो यहां हमको कोई ट्रेड नहीं मिला। उसके बाद हमको ये था हमारा ट्यूसडे, वेडनेसडे को कोई ट्रेड नहीं, थर्सडे को कोई ट्रेड नहीं और फ्राइडे को भी निफ्टी में कोई ट्रेड हमको नहीं मिला। तो ओवरऑल निफ्टी जो है वो वीकली सपोर्ट 19,600 के भी नीचे आके बंद हो गया। तो अब निफ्टी कहां पर है? निफ्टी जो है 19,246 मंथली सपोर्ट और वीकली सपोर्ट के बीच में है। और अब देखना ये होगा कि निफ्टी की अगली चाल क्या होगी। क्या न्यूज़ इस तरह की आ रही हैं जो हम 19,246 को तोड़ के दोबारा से एक नीचे की तरफ रैली में जाएंगे, या वापस निफ्टी 19,660 के ऊपर निकलकर वापस नए हाई को बनाएगी। तो चलिए अभी मैं बात करता हूं सबसे पहले न्यूज़ की। इस समय न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। मैं अगर बड़े तौर पर देखूं तो फिच ने यूएस की जो रेटिंग है उसको गिराया है, जिसका एक अच्छा खासा बैड इफेक्ट मार्केट को देखने को मिला है। फेड जो है वो तैयार है सितंबर में भी 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो जॉब डाटा आ रहा है उससे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि इन्फ्लेशन थमती हुई नहीं है। फियर ऑफ रिसेशन लगातार बना हुआ है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे नहीं आ रहे। रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है अब पॉज कर दिया, अब रुक जाएगा। होप्स तो बनती हैं लेकिन पूरी नहीं हो रही।
और पिछली बार भी 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा है, इस बार फिर बढ़ेगा। मॉनेटरी पॉलिसी इस बार आरबीआई की भी मेरे ख्याल में वेडनेसडे या थर्सडे को है। इंटरेस्ट रेट वहाँ भी बढ़ने को मुझे लगता है तय हैं, तो एक बुरी न्यूज़ मार्केट के लिए। उसके बाद मार्जिन्स विल गोइंग, मार्जिन जितने भी मार्जिन्स हैं कंपनी के, स्टॉक जो कंपनियां काम कर रही हैं अल्टीमेटली बैंक से ब्याज लेके काम करती हैं। जब इंटरेस्ट बढ़ेगा और उनके ऊपर एक लोड बढ़ेगा तो बिल्कुल प्रॉफिट्स जो हैं वो श्रिंक होंगे कंपनीज के लिए। जॉब डाटा इस बार जो आया है, जॉब डाटा तो वीक आया है, जो एक अच्छी बात है इन्फ्लेशन के लिहाज से, लेकिन साथ में बुरी चीज़ क्या आई है कि जो वेज डाटा है, एवरेज वेज डाटा, वो बढ़ के आया है, यानी कि लोगों के वेजेस बढ़ रहे हैं। और वेजेस बढ़ना इसका मतलब इन्फ्लेशन का बढ़ना, तो ये भी एक बैड न्यूज़ मार्केट के लिए रहेगी। इसके अलावा एक बड़ा काम हुआ, एफपीआई जो लगातार बाय करते हुए चल रहे थे, करीब 8,500 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है एफपीआईज की इस बार। इसके बाद अगर मैं बॉन्ड यील्ड की बात करूं तो यूएस में बॉन्ड यील्ड फिर से 4% के आसपास या उससे ऊपर आ रही है। और जब भी बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वहाँ पर पैसा आना थोड़ा सा कम होता है, तो ये भी एक बैड न्यूज़ हमारे लिए। और उसके बाद एप्पल और बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ, क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ नहीं आ रही हैं। हालांकि अमेज़न के रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आए हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनियों के जो रिजल्ट्स हैं वो फिर से एक नेगेटिव जोन में जा रहे हैं, जो इस समय हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी रेड न्यूज़ या बहुत सारी बेयर न्यूज़ मार्केट में आ रही है। तो तैयार रहना है, चिपके नहीं रहना है, एक थॉट के साथ बंध के नहीं रहना है। मैं बार बार बोलता हूँ, मार्केट के साथ चलो, अपने आप बाकी लोगों से आगे हो जाओगे। तो इस समय हमको ये चीज़ें दिख रही हैं, ये फैक्ट्स हैं, तो फैक्ट्स के साथ रहना सीखना चाहिए। जब बाज़ार तेज होता है तो हम तेज़ी के फैक्ट्स के साथ चलते हैं, और जब बाज़ार मंदा होता है तो हम उन फैक्ट्स को भी मंजूर करते हैं जो नेगेटिव होते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने नहीं बनाए हैं, मुझे तो मिलते हैं, मैं जो देखता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ, बाकी डिसीजंस आप लेंगे। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है न्यूज़ का वो बेयरिश है। तो अब जो व्यू बन रहा है नेक्स्ट वीक के लिए, न्यूज़ एनालिसिस यानी कि जो हमारा कोर्स है मेड, जो आप लोग ने देखा होगा, मार्केट एनालिसिस बाय डेटा एंड इवेंट, उसमें बहुत विस्तार से हमने बताया हुआ है कि न्यूज़ को कैसे तोलते हैं, डेटा को कैसे तोलते हैं, किस डेटा का कितना वेटेज होता है। एक इन चीज़ों को समझ में आने से तो शायद स्टॉक ट्रेडिंग हमारे लिए और आसान हो जाती है। तो आज जो हमने ओवरऑल व्यू बनाया मेड से, यानी कि मार्केट एनालिसिस बाय डेटा एंड इवेंट करके, वो व्यू हमारा बेरिश बनता है। तो चलिए ज़रा देखें नेक्स्ट वीक में क्या कुछ बड़ी खबरें हैं या क्या कुछ बड़े न्यूज़ हैं जो आ सकते हैं। तो थर्सडे को हिंदुस्तान में मॉनेटरी पॉलिसी है जहां मेरा ध्यान रहेगा। थर्सडे को ही सीपीआई नंबर्स आएंगे यूएस को में, जहां मेरा ध्यान रहेगा। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हाँ थर्सडे को एक बड़ा दिन, तो थर्सडे को बहुत ध्यान से मार्केट में काम करेंगे। चलिए अब चलते हैं सीधा टेक्निकल आउटलुक के ऊपर यूडीटीएस मॉनिटर पर, और यूडीटीएस मॉनिटर से जानते हैं क्या होगा मार्केट का नेक्स्ट वीक का टेक्निकल आउटलुक। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया, तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर। सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है यूडीटीएस सेंटीमीटर, जो अभी भी हमको लाइट ग्रीन की तरफ ही झुका हुआ दिख रहा है। ये बायस्ड नहीं है, ये इमोशंस नहीं है इसके पास, ये डायरेक्ट डेटा और टेक्निकल्स पे चलता है। तो ये कह रहा है कि अभी भी मार्केट चाहे डार्क ग्रीन जोन्स में नहीं है, लेकिन हाँ
हम थोड़ा सा डार्क ग्रीन से कम ज़रूर हुए हैं, थोड़ी सी उम्मीदें तेज़ी की कम ज़रूर हुई हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हो। तो अभी भी हम लाइट ग्रीन जोन में हैं। तो चलें नोट करते हैं निफ्टी के लेवल्स, और उससे पहले ज़रा फटाफट नोट कराता हूँ ऐसे टाइम पर कौन कौन से सेक्टर्स डिमांड में हैं, कौन कौन से सेक्टर ज़्यादा सप्लाई में हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ सबसे ऊपर, देखें फार्मा सबसे टॉप सेक्टर जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड बनी हुई है। जब मैं डिमांड की बात करता हूँ टॉप सेक्टर्स की, तो मेरा इशारा होता है जो मेरे शॉर्ट पोजिशनल्स ट्रेडर्स हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, जब वो अपनी बास्केट्स क्रिएट करते हैं तो कोशिश करें कि ऐसे स्टॉक्स को चूज़ करें जिनका जो सेक्टर है उसके अंदर भी एक ज़बरदस्त डिमांड है। तो फार्मा के बाद दूसरा नंबर आता है केमिकल्स का, केमिकल्स के बाद हमारा नंबर आता है फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो ये 3 टॉप सेक्टर्स। अब एक बार नीचे जाके देखें कि कौन कौन से कोई सेक्टर्स ऐसे भी हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सप्लाई है। तो वो आ रहा है पेपर इंडस्ट्री। बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ कि पेपर्स के अंदर ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं है कोई स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा किसी पर्टिकुलर सेक्टर में हमको कोई मंदी देखने को मिले। तो ओवरऑल ये थे हमारे टॉप सेक्टर और वो सेक्टर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सप्लाई है। तो चलिए नोट करते हैं निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 19,662 रुपये 80 पैसे। वीकली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 19,666 रुपये 35 पैसे, और मंथ के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 19,246 रुपये 50 पैसे। नोट करेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 44,754 रुपये 75 पैसे। वीक के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 45,546 रुपये 35 पैसे, और मंथ के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 44,957 रुपये 95 पैसे। तो ये हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रहेगी निफ्टी की नेक्स्ट वीक की चार्ट। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ डेली चार्ट्स के ऊपर। मंथली सपोर्ट हमको दिख रहा है 19,246, वीकली रेजिस्टेंस है अब हमारे पास 19,662, और डेली सपोर्ट है हमारे पास 19,458 रुपये। बड़ा इस बार असमंजस बना हुआ है कि वीकली के ऊपर रेजिस्टेंस है, यानी कि वीकली रेजिस्टेंस है, मंथ के ऊपर हमारे पास सपोर्ट है, और साथ में डे के ऊपर भी सपोर्ट है, और हम बंद हुए हैं यहाँ पर। ये पॉइंट है आपका 19,517। तो 19,517 के ऊपर 19,662। अगर 19,662 के ऊपर मार्केट रहता है, याद रहे जितने भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, उनको तभी अब एंटर करना है जब तक कि 19,662 के ऊपर हम नहीं आते हैं, और यूडीटीएस के हिसाब से इंट्राडे जो पैरामीटर्स हैं वो भी बुलिश नहीं हो जाते। अगर मार्केट इसके नीचे रहती है और 19,458 और 19,246 के यहाँ कहीं इर्द गिर्द भी रहती है, तो एटलीस्ट शॉर्ट पोजिशनल इंट्राडे ट्रेडर बिल्कुल आउट रहे। जब मैं इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स को निफ्टी में आउट रहने की बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट से आउट हो जाए। हाँ, निफ्टी में अभी काम ना करें, और पोजिशनल जो ट्रेडर्स हैं निफ्टी के, उनके लिए सपोर्ट होगा 19,458, और लास्ट सपोर्ट 19,246। लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स जो लगातार 18,000 से निफ्टी को कैरी करके आ रहे हैं, उनका ये सपोर्ट है 19,246। ओवरऑल हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हम निफ्टी में काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि निफ्टी में काम नहीं कर रहे हैं तो मार्केट में काम नहीं करना। हाँ, हम बास्केट ट्रेडिंग कर सकते हैं, और बास्केट ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हमारे यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी का जो ऑनलाइन कोर्स है उसमें भी मैंने पूरा समझाया हुआ है कि बास्केट ट्रेडिंग का क्या फ़ायदा है, किस तरह की बास्केट बनानी चाहिए, और किस बास्केट बनाने का
क्या फ़ायदा होता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आ रहा है। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हाँ, कमेंट भी करते रहिए। आपके कमेंट्स के जवाब हम ज़रूर देते हैं और कई कमेंट्स तो मैं खुद ही जो है वो आपके जवाब देता हूँ। तो शेयर करते रहें ताकि हमारा जो प्रयास है स्टॉक मार्केट को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँचाने का वो सफल रहे। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.